Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. AI एक ऐसी चीज़ों का इजाद हमने किया है जो कि बाकी दुनिया में ये जो 70,000 80,000 साल का इंसानों का हिस्ट्री है, इसमें सबसे अलग है। शाहरुख खान इंडिया के बारे में आज क्या सोचते हैं, ये आप क्रिएट करके दिखाओ शाहरुख खान के वॉइस में, तो शाहरुख खान का एक स्पीच उसके वॉइस में वो क्रिएट करके दिखा देगा। कोई भी चीज़ हमने क्रिएट किया कंप्यूटर से, ठीक है, वो प्रोग्राम हो सकता है, वो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक एप्लीकेशन हो सकता है, मशीन हो तो मशीन से कुछ चीज़ें निकली, उसके साथ करना क्या है, ये डिसीजन हमने कभी मशीन्स को नहीं दिया था। राइट, ये तो हाँ। AI वो डिसीजन भी लेता है कि इस इंफॉर्मेशन जो मैंने क्रिएट किया इसको मैं कैसे यूज करूंगा। आज तक हमने किसी भी मशीन को एजेंसी नहीं दिया था। AI एक एजेंट है, AI कोई टेक्नोलॉजी नहीं है सिर्फ। आर वी एंटरिंग इनटू ए डिफरेंट एरा ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल? जा रहे हैं कि नहीं, ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या है। राइट। 70,000 साल पहले जब इंसान आए दुनिया में तो इंफॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हुआ, लैंग्वेज बनी तो इंफॉर्मेशन बनना शुरू हुआ, जो कि सब्जेक्टिव है। तो क्या हुआ, स्टोरीज, कहानियों का इजाद किया गया। हर एक स्टोरी कुछ नया सच निकाल देता है, हर एक स्टोरी एक ऑर्डर बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। करेक्ट। इतना सारा डेटा पॉइंट को रखे कहाँ, इंसानी दिमाग में तो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता। तो इजाद किया गया डॉक्यूमेंट्स की। करेक्ट। धर्म के किसी ग्रंथ में, किसी भी धर्म के किसी ग्रंथ में ये अमेंडमेंट का स्कोप नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने बनाया। करेक्ट। नो अपडेट पॉसिबल। नो अपडेट पॉसिबल। भाई कल आके कोई प्रूफ कर दे इकोनॉमिस्ट कि भाई कैपिटल जो लिखा था मार्क्स ने वो गलत था, आप मानोगे? आप नहीं मानोगे, आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। नहीं, आप ये कह रहे हो लेकिन या तो ये गलत है या फिर मार्क्स भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे। जब कैपिटल लिखा गया था तब सोशल साइंस को या सोशियोलॉजी को इतनी गहराई से देखा ही नहीं गया था साइंटिफिकली। एंथ्रोपोलॉजी बोल के कुछ था ही नहीं। हाउ कुड यू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी विदाउट द सपोर्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? तो मार्क्सिज्म भी एक धर्म है। हाँ, एकदम। जो भी चीज आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो वो धर्म है। करेक्ट। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है बकर बोंग चैनल में, जहां हम बात करते हैं वेरियस चीज़ों को लेके, वेरियस टॉपिक को लेके। आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आपको लग सकता है कि ये AI बात कर रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअली मैं ही हूं। पॉइंट है कि ऐसे मेरा वॉइस में ये बात अगर मुझे AI से करवाना हो, आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये बहुत ईजी हो गया है। मतलब हम AI के एरा में एंटर कर चुके हैं, तो इस टाइम में AI के बारे में बात करना ज़रूरी है। इसलिए आज का एपिसोड है। आज हम बात करेंगे एक बुक के ऊपर बेस करके, जिसका नाम है नेक्सस, और इनका जो लेखक है वो काफ़ी पॉपुलर है अपने 2-3 बुक के लिए, स्पेसिफिकली सेपियंस, होमो ड्यूस, और एक बुक है, क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ये तीनों बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये नेक्सस बुक भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके नीचे लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू AI। पहले तो थैंक यू प्रेमाशीष फॉर चूजिंग दिस बुक, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम AI के बारे में बात करें, और हम बात कर रहे हैं ऐसे एक आदमी का पर्सपेक्टिव से जो कि वर्ल्ड को ही दूसरे नज़रिए से देखता है, और ज़्यादातर लोगों को एक अलग ही नज़रिया दे दिया अबाउट ह्यूमन रेस। सेपियंस जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वाई दिस बुक, एंड इस बुक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ये तो हम सुनेंगे, लेकिन ये बुक का जो नैरेटिव है, क्योंकि यहाँ लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क फ्रॉम द स्टोन एज टू AI, मतलब इंफॉर्मेशन का जो नेटवर्क था हरारी के हिसाब से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज। बिल्कुल। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे और बुक को समझेंगे कैसे, मतलब व्हाट विल बी द क्रोनोलॉजी? कहानी से शुरू करते हैं। ग्रीक फिलोसफी में, ग्रीक मिथोलॉजी में रादर, एक स्टोरी है
कि उनके सूर्यदेव होते हेलियोस। हेलियोस के एक बेटे थे फेथॉन करके। तो फेथॉन को बहुत दिनों तक पता नहीं था कि हम सूर्य के बेटे हैं। जब उनको पता लगा तो उनको लगा हम सूर्यदेव के बेटे हैं, तो मैं यहाँ पे ज़मीन पे क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पावरफुल है मैं तो, है ना। तो उन्होंने डिवाइन चैरियट मतलब एक भगवान वाला जो रथ होता है उस पर चढ़ के वो आसमान की तरफ निकल तो पड़ा, पर उसको पता नहीं था कि ये जो चैरियट इसके जो घोड़े हैं, जो सारे मतलब भगवान के घोड़े हैं, डिवाइन हॉर्सेस, इनको कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा। तो जैसे जैसे वो चलता गया तो दुनिया में कहर आ गया, तो बाद में कंट्रोल नहीं कर पाया। पावर जो उसको था वो उसने कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिर दूसरे भगवानों ने आके उनको वज्र से मारा और फिर फेथॉन गिर गए नीचे ज़मीन पे। तो फिर चीज़ें दुनिया में फिर शांत हुई। ये कहानी क्यों, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हाँ, कहानी इसलिए कि ऐसा कोई पावर जिसको हमें कंट्रोल करना नहीं आता, वैसे पावरफुल चीज़ों पे हमें चढ़ना नहीं चाहिए। एआई को देख के करीब करीब लग रहा है कि हम ऐसी किसी पावर को बुला चुके हैं या ऐसा कोई पावर को ईजाद कर चुके हैं जिसको कंट्रोल कैसे करना है हमें नहीं पता। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है कि एआई है क्या, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, एआई है क्या चीज़ और कैसे ये दूसरे टेक्नोलॉजी से अलग है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई कंप्यूटर भी आया था तब भी बहुत हायतौबा मची थी कि हाँ कंप्यूटर सबका नौकरी ले लेगा और कंप्यूटर से दुनिया ख़त्म होने वाला है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, आगे हम बढ़ते गए। तो एआई को लेके भी शायद ऐसा ही है कि नया कोई टेक्नोलॉजी है, हर एक नया टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे डर लगता है और इसके साथ भी ऐसा ही डर और फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। पर हरारी का कहना है कि ऐसा नहीं है। एआई एक ऐसी चीज़ों का इजाद हमने किया है जो कि बाकी दुनिया में ये जो 70,000-80,000 साल का इंसानों का हिस्ट्री है, इसमें सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, फिलोसॉफिकली बहुत यूनिक है। कैसे? मतलब हाँ, पॉइंट्स के मतलब एक एक करके थोड़ा अगर पहले हम बताते हैं कि इनका जो कहना है ये पहले ही बता देना ज़रूरी है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे जाएंगे। पहली बात कि कुछ क्रिएट करने की क्षमता आज तक हमने किसी टेक्नोलॉजी को अपने आप नहीं दिया था। हाँ, ये तो सही है। हमने क्या किया था कि भाई आपको कुछ कंप्यूटर में क्रिएट करना है तो आप प्रोग्राम लिखोगे, उसके बेसिस पे ही वो कुछ क्रिएट करेगा। आपने अगर नहीं बोला उसको कि ये क्रिएट कर तो वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो दुनिया भर में आज तक का, इंसान कहता था कि अब ये क्रिएट करो तो वो क्रिएट करता था, एफिशिएंसी बढ़ता था इंसान का क्रिएट करने में। जो इंसान को शायद 10 साल लगे वो 10 सेकंड में क्रिएट कर लेता था, एफिशिएंसी बढ़ी। क्रिएट वो अपने आप नहीं कर पाता था कुछ भी, कोई भी टेक्नोलॉजी। एआई एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो अपने आप कुछ क्रिएट कर सकता है। अपने आप क्या क्रिएट कर सकता है? इंफॉर्मेशन। अपने आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करने का जो ताकत है वो आज तक हमने किसी को दिया नहीं था। सही है, ये पहली बात। ठीक है, आज आप एआई में बोलोगे कि जैसे बोला कि अरुणावो या फिर शाहरुख खान के वॉइस में ये चीज़ें कह के दिखाओ, और क्या कह के दिखाओ? शाहरुख खान इंडिया के बारे में आज क्या सोचते हैं ये आप क्रिएट करके दिखाओ शाहरुख खान के वॉइस में। तो शाहरुख खान का एक स्पीच उसके वॉइस में वो क्रिएट करके दिखा देगा, और उसमें वो क्या डालेगा ये उसका अपना है। लिख भी लेगा और वो क्या डालेगा उसके अंदर, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, ये उसके ऊपर है। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। राइट। दूसरी चीज, उस इंफॉर्मेशन को लेके करना क्या है। कोई भी चीज़ हमने क्रिएट किया कंप्यूटर से, ठीक है, वो प्रोग्राम हो सकता है, वो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक एप्लीकेशन हो सकता है, मशीन हो तो मशीन से कुछ चीज़ें निकली, उसके साथ करना क्या है, ये डिसीशन हमने कभी मशीन्स को नहीं दिया था। राइट, ये तो हाँ। एआई वो डिसीशन भी लेता है कि इस इंफॉर्मेशन जो मैंने क्रिएट किया इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। ये डिसीशन भी इंसान के हाथ में नहीं है। तो एक तरह से एजेंसी, एक इंग्लिश में एक टर्म है एजेंसी। एजेंसी का मतलब एक, जैसे आप हो, आप अपना एजेंट हो, आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से अपना एक डिसीजन लेते हो, कुछ क्रिएट करते हो, कुछ डिसीजन लेते हो, ये आपकी एजेंसी है।
आज तक हमने किसी भी मशीन को एजेंसी नहीं दिया था। एआई एक एजेंट है, एआई कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ एआई एक टूल नहीं है बस। एआई एक एजेंट है जो अपने आप सोच सकता है, इंफॉर्मेशन की बदौलत सोच सकता है, कुछ क्रिएट कर सकता है। उस जो क्रिएट किया उसने इंफॉर्मेशन, उसको यूज़ कैसे करना है वो भी एआई डिसाइड करता है। यहाँ पे एआई हो जाता है दूसरों से अलग। तो ये किताब जो है ये इसी बात पे है कि एजेंसी क्रिएट हुआ तो ठीक है, कुछ भाई दुनिया में कुछ 700 करोड़ के आसपास लोग हैं, एक नया एआई कोई 701 हो गया, 800 करोड़ वाले और 100 एआई आ गए, तो एक नया एजेंसी क्रिएट होने से प्रॉब्लम क्या है? तो ये प्रॉब्लम क्या है, रिस्क क्या है, इसके बारे में ये किताब है। जहाँ तक मुझे पता है कि हरारी ने हिस्ट्री और एआई को एक ही कंटिन्यूम में देखा है। और तुम्हें क्या लगता है, मतलब हम आर वी एंटरिंग इनटू ए डिफरेंट एरा ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल? इंफॉर्मेशन कंट्रोल के दूसरे एरा में हम जा रहे हैं कि नहीं, ये समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या है, राइट? और इंफॉर्मेशन ने इंसान को क्या किया है आज तक। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये अगर नहीं समझेंगे हम लोग तो फिर बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमें नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो पहले तो इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। क्या है इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन के बारे में पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन करता क्या है। इंफॉर्मेशन इज़ व्हाट, 70,000 साल पहले जब इंसान आए दुनिया में तो इंफॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हुआ, लैंग्वेज बनी तो इंफॉर्मेशन बनना शुरू हुआ। और शायद लैंग्वेज भी नहीं, उससे भी पहले इंफॉर्मेशन बनना शुरू हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन की ज़रूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ हो। एक ब्रांड का लोगो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो, वो भी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है जो दूसरे को एक चीज़ कम्युनिकेट करता है ना, राइट? ये इंफॉर्मेशन का एक ये हुआ क्या कहते हैं डेफिनेशन, जो दूसरे को कम्युनिकेट किया, कोई नया डेटा पॉइंट दिया उसने, राइट? वही इंफॉर्मेशन है। और किसी भी चीज़, वर्बल हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, बोला हुआ हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। जैसे लड़ाइयों में हैंड सिग्नल्स यूज़ होते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कोड यूज़ करते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है। तो एक धारणा है कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा हम उतना सच के पास पहुंचेंगे, क्योंकि सबकी कोशिश क्या है, सच जानना। यही तो इंफॉर्मेशन की ऑब्जेक्टिव है ना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सच जानना, राइट? दुनिया के बारे में, मतलब एकदम फिलोसॉफिकल लेवल पे चले जाए तो भगवान है कि नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ, हु एम आई, इस तरह के सवाल हो, या फिर आम जिंदगी पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात हो, सच जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा सच के करीब पहुँचेंगे। इसमें मुझे एक गेम याद आया जो हम खेलते हैं कि सोचो कि तुमने एक नाम सोचा और मेरे पास 10 सवाल है टू गेट टू दैट नेम। ये गेम शायद सबको ही पता है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम 10 क्वेश्चन में 10 इन्फॉर्मेशन को जोड़ रहे हैं और हम एक सच के पास पहुंचना चाह रहे हैं जो कि आपने सोचा है। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम उतना सच के पास पहुंचेंगे, करेक्ट है ना। पर बात इतनी सीधी सी लिनियर है नहीं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सच को नहीं बताती है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक कंट्री का मैप, ये इंडिया का मैप ले लो आप, क्या इंडिया का मैप सच दिखाता है? नहीं, शायद पूरी तरह से नहीं दिखा सकता, नहीं, क्योंकि रास्ते में कहाँ पे उबड़ खाबड़ है, ठीक है, कहाँ पे पानी थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, बहुत सिंपल है एक चीज़, जब जो ये आता है, हाई टाइड आता है, तो द बॉर्डर ऑफ द सी गेट्स क्लोजर टू द लैंड, राइट? तो नहीं, मैं अगर स्टैटिक व्यू भी लूँ, हाँ, स्टैटिक व्यू भी अगर लिया जाए, जैसे गूगल अर्थ है ना, वो तो एकदम सैटेलाइट से खींचा हुआ फोटोग्राफ है, उसमें इंडिया दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे आ गया इंडिया। क्या वो कंप्लीट है? नहीं है, क्योंकि आप उसमें जूम इन करते जाओगे तो आपके घर के आसपास पहुंचोगे जब, तब देखोगे कि घर के आसपास का भी जो पूरा रियलिटी वो दिख नहीं रहा है, बहुत एक क्लोज जाने के बाद पता लगता है।
करेक्ट। तो बहुत सारे सच को वो छुपा लेता है क्योंकि हम एक एवरेज दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी तरह सच नहीं दिखा सकता। एक कंट्री का अगर सही मायने में पूरा का पूरा मैप दिखाना है तो वो कंट्री के जैसा ही बड़ा होगा, ट्रू। उससे छोटा, इसीलिए लिखते हैं कि नॉट टू स्केल, या स्केल ये है यहाँ के जो 1 सेंटीमीटर है वो मतलब 100 किलोमीटर के बराबर है, समथिंग लाइक दैट। ये तो सच हमेशा पूरा नहीं हो, कभी भी पूरा सच नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन में हमेशा एक बायस होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव है। जैसे कि अब अभी एक लड़ाई चल रही है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच। अब इजराइल क्या एक देश है या नहीं है, सवाल है। क्या इजराइल एक देश है? हाँ, है। क्या इजराइल एक देश नहीं है? नहीं, आप बता रहे हो इजराइल एक देश है क्योंकि इंडिया मानती है इजराइल एक देश है। हाँ, ऑब्वियसली। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मानती नहीं कि इजराइल एक कंट्री है। करेक्ट। इसमें मुझे सेपियंस का भी थोड़ा याद आ रहा है कि बहुत सारे लोग मिलकर अगर कुछ मानते हैं तो वो सच बन जाता है। हाँ, तो वही बात है कि इंफॉर्मेशन बढ़ा कैसे, ह्यूमन हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन बढ़ा कैसे। तो पहले तो बात हुई कि ह्यूमन कनेक्शन था। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, छोटी सी ग्रुप है, सब एक दूसरे को जानते हैं और यही कनेक्शन से हम काफ़ी काम कर सकते हैं। पर ऐसा करके हम, ये सेपियंस में भी है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हम 60-70 लोगों से ज़्यादा हम इकट्ठे एक काम नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ इंसान और इंसान में कनेक्शन ढूंढे। ठीक है, जैसे दूसरे जानवर नहीं कर सकते ना। शिम्पैंजी हो, बंदर हो, हमारे से क्लोज जो है, वो एक दूसरे से के साथ मिलके बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकते। राइट। एक देश नहीं चला सकते। करेक्ट। तो देश चलाने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन कनेक्शन पे तो मैं तो मोदी साहब को नहीं जानता, मैं क्यों इसको लीडर मानूं? कह सकता है ना कोई? हाँ, कह ही सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ? स्टोरीज, राइट, कहानियों का इजाद किया गया कि आपको वो इंसान के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉमन, बहुत सारे लोग एक कॉमन स्टोरी पे बिलीव करें। वो कॉमन स्टोरी डेमोक्रेसी की। अब स्टोरी मतलब ये नहीं कि वो काल्पनिक है पूरी तरह से या फिर उसमें पूरी तरह से झोल है, इमेजिनरी नहीं, पर स्टोरी है। जैसे पैसा क्या है? एज सच तो वो कागज़ का टुकड़ा है, पर सब लोग मानते हैं कि वो पैसा है। जैसे 2014 ही था ना, 2014 के दिसंबर महीने तक एक कागज़ के टुकड़े को हम जानते थे कि ये 500 रुपये का नोट है। right. इसको किसी को देंगे तो 500 रुपये का सामान मुझे मिलेगा। और आके हमें बताया गया कि आज रात 12 बजे से ये कागज़ का टुकड़ा है। तो कागज़ का टुकड़ा बन गया ना वो। हाँ, वो स्टोरी खत्म हो गया। उससे जुड़ी जो स्टोरी थी कि ये 500 रुपए का नोट है, दिस इज द स्टोरी। हाँ, ये स्टोरी खत्म हो गया ना। मतलब 11:59 पे भी वो 500 रुपये का नोट था। राइट। और 12 बजे 1 मिनट बाद वो कागज़ का टुकड़ा। अगर वो सही में वो स्टोरी नहीं होता तो 12 बजे के क्या, वो यूनिवर्सल रियलिटी होती ना। राइट, करेक्ट, एकदम यूनिवर्सल रियलिटी तो नहीं है, क्लियर है। तो एक तो हुआ ये स्टोरी पे बिलीफ। तो ये कहते हैं कि भाई 3 तरह के सच्चाई 3 तरह का होता है। एक तो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी कि ये मैं पेन है, इसको मैं फेंकूंगा तो नीचे ही गिरेगा, अर्थ में नीचे ही गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी है। इसमें मेरा पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव नहीं है कोई। ठीक, सबके लिए पूरी दुनिया भर में कहीं भी पेन को फेंकोगे तो नीचे गिरेगा। ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। कुछ सब्जेक्टिव रियलिटी है, मुझे इससे प्यार है, ये बहुत सुंदर है या सुंदरी है। ये सब्जेक्टिव, हाँ, क्योंकि मेरे लिए अगर कोई सुंदर है, आपके लिए सुंदर ना भी हो सकता है, किसी और के लिए उससे भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है। मुझे ये फूल पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, हाँ, चाय बहुत पसंद आ रही है, आपको नहीं पसंद, आप कहोगे कि नहीं बहुत बेकार। एकदम, ये सब्जेक्टिव है। दिस क्लियर। हाँ, क्लियर, ये दोनों तरह का। पर ये वहाँ पे ख़त्म नहीं होती कहानी। बहुत दिनों तक सबको लगा था यही दोनों रियलिटी, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव, पर ऐसा है नहीं। जिसके बारे में छुपाया जाता है वो है इंटर सब्जेक्टिव की बिलीव ऑन द स्टोरीज। एक रियलिटी है जो इसलिए सच है क्योंकि उसके स्टोरी पे या उसके सच होने पे बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। जैसे कि गॉड, जैसे कि पैसे से शुरू करते सीधे ही एकदम अटैक मोड में आ जाते हो। जैसे कि पैसा, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये पैसा है या ये करेंसी का वैल्यू ये है,
तो वो पैसा है। आज के डेट में अगर आप मान लो अशोक के इरा का कोई पैसा लेके खरीदने जाओ, कोई देगा? कुछ नहीं देगा। एक ज़माने में तो उसका वैल्यू था ना। राइट। तो बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे अगर पैसे पे, तो ही वो पैसा है, नहीं तो नहीं है। अब भगवान ऊपर है नहीं है उस पर छोड़ देते हैं, पर आप बिलीव करते हो, आपकी आस्था है, इसलिए वो जगह इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव करते हो कि ये मॉस्क है या मंदिर है, वो पवित्र स्थान है, तो वो पवित्र स्थान है। अगर बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते तो नहीं है। राइट। तो इसमें भी मैं बताता हूँ कि पुराना, बहुत सा पुराना कोई एक खंडहर, उसके अंदर मंदिर था या मस्जिद था या कुछ भी था, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी। आज वो वहाँ पे पूजा नहीं होता। भाई भगवान अगर एक है तो आपको तो वहाँ पे जाके छूने से या माथा टेकने से अगर सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बुद्धिस्ट स्तूपा पे जाके माथा टेको तो नहीं होगा, पर वहाँ पे जाके आपकी भक्ति नहीं आती, आपको मंदिर में जाके आता है। क्योंकि आपका स्टोरी दूसरी है, क्योंकि आप उस पर बिलीव नहीं करते। हाँ। आपका इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी ये नहीं है कि एक स्तूपा पे जो है जहाँ पे बुद्धा के रिमेन्स रखे हुए वो बहुत पवित्र है। लड़ाई तो इसी पे है ना। करेक्ट। कि आप मानते हो इस भगवान को, मैं मानता हूँ दूसरे भगवान को। करेक्ट। तो इंटरसब्जेक्टिव हुआ ना। आज तक कोई इतने साल हो गए, 5000 6000 साल हो गए, आज तक इंसान इस पे तो नहीं। और 1000 साल 2000 साल की तो इतनी हिस्ट्री है, 1500 साल की तो इतनी हिस्ट्री है कि सारे मेजर रिलीजन्स इस दुनिया में हैं। आज तक कोई एक साथ नहीं आ पाया कि भाई हम सबका भगवान एक ही है, उसको हम अलग अलग नाम से जानते, कोई नहीं आ पाया। लड़ेंगे लोग, आइडिया ही तो वही है। मैं मानता हूँ, मान्यता है। तो भगवान भी है जो जो हम भगवान जिसको बनाते हैं वो इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी है, तो स्टोरी है। राष्ट्र जो है, स्टेट, वो भी इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी है। अरे सिंपल है कि मुंबई का नाम मुंबई है, ये अगर पूरा देश या पूरा वर्ल्ड ना माने तो वो मुंबई नहीं है, वो कुछ दूसरा कुछ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसका नाम यूट्यूब है, मैं कहता हूँ नहीं है, आप मुझे बोलोगे पागल है। क्यों? क्योंकि किसी ने रखा नाम। राइट। आप सब बिलीव करते हो कि हाँ जो रखा है वो सही नाम है इसका। एकदम माई ट्यूब नहीं हो सकता, माई ट्यूब नहीं है, यूट्यूब ही है इसका, यूट्यूब ही है। तो इसी तरह से ये इंटरसब्जेक्टिव रियलिटीज होती है। और ये स्टोरी का पावर है कि इतने सारे लोग को एक साथ एक काम करा सकती है स्टोरीज। और ये इन्फॉर्मेशन का देन है ना। ये तो इन्फॉर्मेशन का ही देन है ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब ज़्यादा सच। इन्फॉर्मेशन के साथ सच नहीं है। राइट। इन्फॉर्मेशन का उद्देश्य क्या है फिर? इन्फॉर्मेशन का उद्देश्य ऑर्डर, एक तरीका बने, एक सिस्टम बने, वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक, कि तरीके से चलेंगे। मैं धर्म का हूँ, गुरु हूँ, या जो भी है, जिस भी धर्म का हो, धर्म गुरु ही बोलूँगा मैं उसको। मिशनरी है, पादरी है, कोई मौलवी है, हाँ, कोई धर्म गुरु है, कि मेरे जो फॉलोअर है वो एक चीज़ को माने। यही इन्फॉर्मेशन है, यही इंटरसेप्ट रियलिटी है, और ये ऑर्डर बना हुआ है। तो ऑर्डर क्रिएट करता है इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि वो सच है या नहीं। हाँ, मतलब रिलीजन इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। रिलीजन इज पैसा, स्टेट, सब कुछ। अब यूएफओ भी तो स्टोरी है ना, बहुत सारे लोग मानते हैं। फ्लैट अर्थ को भी मानते हैं बहुत सारे लोग, तो वो तो मानते हैं, जो स्टोरी उनको बिलीव करना है करते हैं। हाँ, और ये ज़रूरी था इंसान के लिए, क्योंकि हमने जो ह्यूमन काइंड पे जब हम बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे ना कि ट्राइबल लोगों में बहुत एक बड़े जानवर से या एक जंगल को साफ करने के लिए कोऑपरेशन ज़रूरी था। तो इस तरह के स्टोरीज़ पे बिलीव करना ज़रूरी था हमारे लिए। तो ये है हमारा चीज़। तो अब उसी हिसाब से अगर आगे बढ़ते जाए हम, तो विच क्राफ्ट पे बिलीव करना, शैतान पे बिलीव करना, खुदा तो छोड़ दो, वो तो है नहीं है, हम जानते नहीं है, पर विच क्राफ्ट है। विच क्राफ्ट पे बिलीव कैसे आया? एक किताब से आया। ठीक है। अब फिर जैसे इंडिया में हम बोलेंगे संतोषी माँ, किसी को नहीं पता था संतोषी माँ के बारे में जब तक वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। करेक्ट। आपको पता है ना ये चीज़ कि संतोषी माँ, जय संतोषी माँ मूवी से पहले संतोषी माँ का कोई रेफरेंस नहीं था इंडिया में। हाँ, और मिला भी नहीं। उसके बाद वो पूरी कल्ट बनी संतोषी माँ को लेकर। मेरी माँ करती थी,
18 शुक्रवार और समथिंग। और पूरा जो मिथ है वो पूरा मिथ वो मूवी ने बनाया। क्या पावर है, स्टोरी का पावर। स्टोरी का पावर। तो स्टोरी ने वो भगवान बना दिया। राइट। तो इस तरह का बनता जाता है। ठीक, तो हर एक स्टोरी कुछ नया सच निकाल देता है, हर एक स्टोरी एक ऑर्डर बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। करेक्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये खुद भी एक स्टोरी हो सकता है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलके भी एक स्टोरी हो सकता है। हाँ हाँ, लेकिन वो सच हो ये एकदम ही ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। दैट्स ज़रूरी नहीं है। इंफॉर्मेशन मतलब सच, ये ज़रूरी नहीं है। करेक्ट हो गया। गलत इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। करेक्ट। हाँ। अब दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन तो इंसान क्रिएट करने लगा सिविलाइजेशन में, ठीक है, पर बहुत सारे डेटा पॉइंट आए। इतना सारा डेटा पॉइंट को रखे कहाँ? इंसानी दिमाग में तो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता। तो इजाद किया गया डॉक्यूमेंट्स की। करेक्ट। कहीं पे लिखित हो। आज हम मानते ना कि लिखित है कि नहीं, लिखित है तो हम मान लेंगे, नहीं लिखित है तो हम नहीं मानेंगे। ठीक, तो लिखने की पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स आने लगे, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत स्टोरीज, वो इंसानी दिमाग में एक साथ नहीं आ सकता। तो और जैसे जैसे एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन बढ़ा तो टैक्स, पैसे के बारे में तो हिसाब रखना ज़रूरी नहीं, तो पैसे कैसे मैनेज होगा, है ना। करेक्ट। आर्मी है, टैक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब के लिए फिर डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ेगा कहीं पे, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाए गए जिनको कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है? जो भी ब्यूरोक्रेट है, वो IAS हो, IPS हो, BCS हो, कुछ भी हो, ब्यूरोक्रेट का काम क्या है? मेनली डॉक्यूमेंट को लेना, इन डॉक्यूमेंट को रखना और जब ज़रूरत पड़े उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना और उस हिसाब से काम करना। करेक्ट। और कोई काम नहीं है। इसीलिए पूरा ब्यूरोक्रेसी की इजाद हुई। और देखो ये प्रूफ भी होता है हिस्ट्री में, ब्यूरोक्रेसी का इजाद हुआ चाइना में, जहाँ पे पेपर बना। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी मतलब सिर्फ सरकारी ब्यूरोक्रेसी नहीं, पर ब्यूरोक्रेसी धर्म में भी है। ब्यूरोक्रेसी बाजार में और कंपनी में भी, उसको भी हम ब्यूरोक्रेट ही बोलेंगे। सब में ब्यूरोक्रेसी है। हाँ हाँ। तो डॉक्यूमेंट्स फिर क्या होने गए? अब टैक्स है, ठीक है। अब माना कि टैक्स कलेक्ट करना, ये तो स्टोरी है। राजा ने बोला कि हमको देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए। ठीक, दुनिया में तो टैक्स नहीं था। और टैक्स के लिए फिर ब्यूरोक्रेट्स बने और डॉक्यूमेंट्स बना टैक्स का। अब जो टैक्स का डॉक्यूमेंट है वो रियलिटी है। तो डॉक्यूमेंट अपने आप रियलिटी क्रिएट करता है। आज की डेट में आप पैसे को फाड़ के फेंक सकते हो क्या? नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो रियलिटी है। करेक्ट। ठीक है, इंटरसब्जेक्टिव है, स्टोरी है, पर रियलिटी भी है। हाँ, और जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट को आप फाड़ के नहीं फेंक सकते क्योंकि और नहीं आएगा, वो रियलिटी है। दिस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इजीली। हाँ हाँ हाँ। तो ये हुआ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ब्यूरोक्रेट से आप काम करने जाओगे, आपके पास कागज़ नहीं है तो आपकी औकात नहीं है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले इंडिया में बड़ा चल रहा था ना वो कागज़ दिखाने वाला। कोई उसमें आके प्रोटेस्ट करने लगे, नहीं मेरे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसकी जो वजूद है वो वजूद सवाल पे आ जाता है ना। करेक्ट। कि नहीं है आप फिर कोई भी, तुम्हारा नाम अरुणाभो खासनोबिश है, कहाँ से जानूंगा मैं? कागज से। नहीं तो क्या मतलब, तुम कुछ भी रखो, अपना नाम पप्पू रख दो। पप्पू ये खराब नाम है, मयूर वाहन रख सकते हैं। भाई पप्पू का नाम पप्पू पढ़ा क्योंकि बहुत लोगों ने बोला। हाँ। और फिर मानने लगे लोग कि पप्पू है। राइट। पप्पू डांस नहीं कर सकता, अब सबको पता है। हाँ वो तो है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ब्यूरोक्रेसी और डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन का बेसिक। यहाँ तक हम साथ में हैं, आप लोग आर यू विथ मी? हाँ, मतलब एक चीज तो है कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट का कलेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये पॉइंट है कि हिस्ट्री इंफॉर्मेशन का भी कलेक्शन है, जो कि स्टोरीज का भी कलेक्शन है। सब कलेक्टिव मिला के, मतलब जितना 3 टाइप का इंफॉर्मेशन है, एक है सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक इंटरसब्जेक्टिव। ये तीनों इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के अंदर है। क्योंकि अगर हिस्ट्री को भी देखें हम, मतलब हम तो ये बुक का टाइटल ही तो है ब्रीफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को भी देखें तो हिस्ट्री भी
पूरी इतने दिनों का सब इंफॉर्मेशन लेके हिस्ट्री बनाए? अब इसमें मैं बताता हूँ कि पहले तो इंसान में कनेक्शन था, फिर देखा गया कि दिस इज नॉट ऑप्टिमम, इनएफिशिएंट है, तो इंसान के साथ स्टोरी का कनेक्शन बना, राइट। और देखा कि इंफॉर्मेशन स्टोरीज बहुत सारी बनती गई, वो सारे स्टोरीज को एक साथ इंसान दिमाग में कैसे रखेगा, तो डॉक्यूमेंट हुआ, तो इंसान के साथ डॉक्यूमेंट का आज हमारा कनेक्शन डॉक्यूमेंट के साथ। राइट, करेक्ट। और मैंने शुरू में एक चीज बोला था कि इंटरसब्जेक्टिव जो रियलिटी है उसको छुपाया जाता है। छुपाया क्यों जाता है, मतलब कैसे जाता है? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल मैं दूंगा। छुपाया इसलिए जाता है क्योंकि जो भी ये ऑर्डर क्रिएट कर रहा है वो ये दिखाने की कोशिश करता है या प्रूफ करने की कोशिश करता है कि भाई साहब या बहन जी, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, ठीक है, ये इंटरसब्जेक्टिव नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। अच्छा, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो सच है, वो सच है, पत्थर की लकीर। हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट है, लिखित है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आता है धर्म पे। धर्म में इसका सबसे ज्यादा प्रमाण है। मैंने पहले ही बोला था, रिलीजन ही सबसे ज्यादा गड़बड़ का चीज है। नहीं, गड़बड़ अब व्यू कम देंगे करोगे। गाली, क्या करेंगे? क्योंकि मैंने फैथॉन के बारे में बात करा था, और सारे धर्म में एक सुपर ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट है। करेक्ट। सारे धर्म में, क्योंकि ये जो स्टोरी क्रिएट हो रहा है, स्टोरी है, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, जो क्रिएट कर रहे हैं उनको पता है कि ये इंसान बना रहे हैं, और जब दूसरे इंसान को पता लगेगा कि इंसान का लिखा हुआ है तो मानेगा नहीं। राइट। वो तो समझ लेगा इंटरसब्जेक्टिव है, तो भाई साहब ये इंसान ने तो लिखा नहीं है, इंसान ने लिखा ये सब चीजें, हाथ में रोशनी पड़ी और किसी ने लिख दिया। तो महाभारत किसने लिखा? गणेश जी ने, व्यासदेव ने नहीं लिखा। करेक्ट। ठीक है, व्यासदेव ह्यूमन है, लेकिन गणेश जी भगवान है। ठीक है, और किसी भी धर्म में कुरान किसने लिखा? अल्लाह ने लिखा। वो तो सिर्फ इंटरप्रेट कर रहे थे, अनपढ़ था। ठीक है, वो इंटरप्रेट कर रहे थे किसी भी धर्म में। वो अजीब है ये, करेक्ट, कि ये क्यों जरूरत पड़ी? भाई बहुत वाइज मैन, बहुत जाने हुए ऋषि मुनि सर्व धर्म में, सारे देशों में, वो क्यों नहीं लिख सकते? फिलोसॉफिकल सोच किया उन्होंने। साइंटिस्ट को हम बोलते हैं क्या कि साइंस का जो क्या कहती है, ग्रेविटी जो है न्यूटन ने नहीं बनाया, भगवान ने, उसको सपना आया था? नहीं बताते हैं ना, हम तो बताते हैं कि न्यूटन ने इजाद किया था, ग्रेविटी का इजाद नहीं किया था, मतलब उसका जो डिस्कवरी जो है कि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है। राइट। रिलेटिविटी सच है, और उसको आइंस्टाइन ने इजाद करा था कि E = mc²। वहां पे तो हम डिवाइन इंटरवेंशन की बात नहीं करते। करेक्ट, लेकिन मानते तो है फिर भी। हाँ, मानते तो उसमें भी है। उसको हम आएंगे कि हम साइंस कैसे अलग है धर्म से, कहाँ पे अलग है एग्जैक्टली। तो ये सुपर ह्यूमन क्यों किया जाता है? कि क्वेश्चन बंद हो जाए। हाँ, ताकि उसमें गलतियां ना निकला जाए। राइट। क्योंकि मैं मतलब वो जो दे रहा है, जो डिवाइन पावर जो दे रहा है, उसमें तो गलती निकालने वाली क्षमता ही नहीं है मुझे। हाँ, यही पॉइंट है। हाँ, सिंपल। और एक डॉक्यूमेंट क्या है फिर? स्क्रिप्चर्स। हाँ, एकदम। तो किसी भी धर्म में वो स्क्रिप्चर बना दो, उसमें लिखा हुआ है ना, तो बस खत्म कहानी। और ये हमने तो लिखा नहीं है, इंसान ने लिखा नहीं है, तो इनफैलिबल है, इसमें गलतियां नहीं निकल सकती। भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आजकल कुछ नेता है जो बात किए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बदल रहे हैं, उनकी दादी ने ही 72 बार बदला है उसको। राइट। वो प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, ये संविधान के अंदर, जिस भी देश का संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये इंसानों का बनाया हुआ चीज़ है, और ये समाज जैसे जैसे परिवर्तित होगा उस हिसाब से इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ, अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अपने आप, वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो वो भी, या यूके का हो वो भी, इंडिया का हो वो भी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहेंगे। करेक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। वो इनफैलिबल नहीं है कभी भी कि भाई भगवान बना दो अम्बेडकर को। भाई वो बहुत महान व्यक्ति थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उनको भी पता था कि मैं इंसान हूं, और आज के हिसाब से जो सबसे अच्छा हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिख दिया है। Correct. लेकिन आगे जाके 50-60 साल बाद इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा हुआ है कि ये अमेंडमेंट का स्कोप है। धर्म के किसी ग्रंथ में, किसी भी धर्म के किसी ग्रंथ में ये अमेंडमेंट का स्कोप नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने बनाया। करेक्ट। ठीक, नो अपडेट पॉसिबल। अब यहाँ पे हम भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एआई को समझने के लिए,
कि यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि सारे स्क्रिप्चर्स इंसानों ने लिखे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण हम देंगे युवल नोआ हरारी, जो खुद एक यहूदी है, उन्होंने अपने यहूदी को ही दिया है। भाई ये बहुत लोग कहते हैं ना कि अपने धर्म के ऊपर क्यों, दूसरे धर्म के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाते हो। भाई सभ्य आदमी अपने ऊपर सबसे पहले लेता है, दूसरे का निंदा करने से पहले। करेक्ट। तो हरारी ने अपने धर्म के ऊपर ही लिया, जुडाइज्म। भाई जुडाइज्म में बाइबल है, हाँ है, उनका बाइबल, हाँ, यहूदी हाँ, बाइबल, यहोवा कह लो या जो भी। तो वो सेकेंड सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी या सेकेंड सेंचुरी के सी के आसपास लिखा गया था, मतलब डॉक्यूमेंटेड हुआ था, जिसको कैनोनाइजेशन बोलते हैं। उससे पहले बहुत सारे स्क्रोल्स मिले, इजिप्शियन स्क्रोल्स वगैरह, बुक ऑफ एनॉक वगैरह। और फिर एक मुहिम चली कि इसमें से कौन सा रखा जाए बाइबल में, कौन सा नहीं रखा जाए। इस पे बहुत सारे रब्बाई, उनके जो धर्मगुरु होते हैं उनको रब्बाई बोलते हैं, रब्बाइयों ने सोचा समझा और उसके बाद एक बाइबल बनाया जिसको यहूदी बाइबल बोलते हैं। ठीक, वो लिखा गया, बना, फिर बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे समय आगे जाते गया, तब लोगों को समझ में आया कि भाई ये सब सारा चीज़ हम मान नहीं सकते अब। ठीक है, जैसे कि उनके धर्म में है कि आप फ्राइडे को कोई काम नहीं करोगे, सब्बात है, काम नहीं करोगे। तो फिर जब लिफ्ट आया तो लोगों ने सोचा अच्छा लिफ्ट में मैं बटन दबा रहा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, ये काम है क्या? ये काम है क्या? क्वेश्चनिंग। बोलिए सर, ये काम है क्या? आंसर तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पुराना एक 1000 साल 2000 साल पहले लिखा हुआ है। लिफ्ट के बारे में नहीं, बाद में भी, हाँ, 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी में सवाल आया कि भाई क्या है। तो फिर रब्बाई सारे इकट्ठे हो गए कि अब इंटरप्रेट करो, जो ओरिजिनल बाइबल है उसको इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट करके कुछ अपना बनाओ आज के डेट में हिसाब से। तो एक नया किताब बना जिसका नाम है मिसना। ये तो अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट नहीं, इंटरप्रिटेशन सिर्फ, क्योंकि वो तो भगवान की बानी है, उसको तो बदल ही नहीं सकते। वो तो जैसा वैसा ही है, लेकिन हम इंटरप्रेट करके कुछ नया बना रहे हैं, ये भी सच है। उसी के उसका इंटरप्रिटेशन मिसना आया। और जैसे मिसना आया, कुछ दिनों के बाद सब लोग भूल गए कि मिसना एक इंटरप्रिटेशन है। सबको लगा कि मिसना भी भगवान का दिया हुआ है। और आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ी, मतलब तो लोगों को लगा मिसना भी काफ़ी नहीं है। आज के जो भाई दुनिया बदल रहा है ना, तो ये भी काफ़ी नहीं है। तो फिर रब्बाई सब जुट गए कि अब कैसे होगा। फिर इंटरप्रेट किया गया तो बना तालमुड, एक और किताब तालमुड बना। अब इंटरप्रिटेशन है वो। कुछ दिन बाद लोग भूल गए कि वो इंटरप्रिटेशन है। लोगों ने सोचा कि ये तीनों यहोवा जो ओरिजिनल बाइबल है, मिसना और तालमुड, तीनों हमारा धर्म ग्रंथ है, तीनों भगवान का दिया हुआ है। तो ये भूल जाते हैं हम कि वो इंटरप्रिटेशन था इंसान का। और आज की डेट में अगर देखा जाए कि कुछ धर्म में ये हुआ, जैसे जुडाइज्म में हुआ, इसमें भी हुआ। जैसे क्रिश्चियनिटी में पहले तो जीसस जो है वो तो कुछ लोगों को टीच करके चले गए, कुछ हजार, उससे ज़्यादा तो नहीं। उसके काफ़ी दिनों बाद, मतलब 1st सेंचुरी में, अगर एडी जो है 1st सेंचुरी में अगर हम सोचे कि जीसस थे, जो हिस्टोरिकल फिगर थे, तो पहला बाइबल बनता है 393 सी में, 400 साल बाद। राइट। और बहुत सारे बुक्स उनके जो इमीडिएट डिसाइपल्स थे उन लोगों ने लिखा था कि वो क्या कहते थे डिफरेंट सिचुएशन पे, उन्होंने क्या कहा, लिखा। और जब एक काउंसिल बनी, काउंसिल ऑफ हिप्पो, काउंसिल ऑफ कार्थेज बना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को किताब को नहीं, ये नहीं, इसको हम नहीं लेंगे। हाँ, मैरी मैगडलिन, पीटर, इनके बुक्स को हम नहीं लेंगे। तो इंसान का डिसीजन था ये कि किस बुक को रखा जाए, किस बुक को नहीं रखा जाए। और 400 साल बाद की बात है। ठीक, उसके बाद एक बाइबल बना और हम आज मानते हैं कि पूरा बाइबल जो है भगवान का लिखा हुआ है। ठीक, और आज की डेट में अगर सारे धर्मगुरुओं को देखोगे, सारे धर्मों में, तो उसका मेन काम क्या है? पहले जैसे हिंदुइज्म में पहले क्या काम करते थे? वेद में हमें क्या पता लगता है कि वेद में हमारे जो मुनि ऋषि थे वो क्या काम करते थे? यज्ञ करते थे ना, यज्ञ करते थे। आज की डेट में धर्मगुरु क्या करते हैं?
यज्ञ करते हैं क्या? नहीं, वो क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं? प्रवचन देते हैं, बोलते कि हैं आज ये का जो करो। सरकार है वो वेद के हिसाब से ठीक है कि नहीं, इंटरप्रेट कर रहे हैं वो अच्छा सर ऐसा मतलब, हाँ सब कुछ ही, सब कुछ। सिर्फ सरकार नहीं। मैं बता रहा हूँ कि आज जो भी हो रहा है आज के दुनिया में, वैदिक है कि नहीं, वो वैदिक है कि नहीं, वो इंटरप्रेटर है। राइट, correct। रब्बाइज भी वही है। एक ज़माने पे रब्बाइज जो है वहाँ मतलब यहूदी धर्म में वली मतलब वो सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस वगैरह होता था, बहुत अच्छे से होता था, मतलब बहुत ज़्यादा होता था, वो सब रब्बाई का काम था। लेकिन आज के रब्बाई को तो सूट वूट पहन के पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, वो लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि आज के समाज के हिसाब से ये सही है कि नहीं। करेक्ट। ये तो समझ में आ गया, ठीक। clear तो है। इनफैलिबिलिटी को हमने हटा दिया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ किया गया भाई, एक इको चेम्बर बनाया गया। अब इको चेम्बर मतलब, इको चेम्बर क्या होता है आप बता दो, आप सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हो। आज के दिन में सोशल मीडिया में इको चेम्बर जिसको कहा जाता है वो है कि एक इंफॉर्मेशन मुझे मिला सोशल मीडिया से, और मुझे लगा कि बिलीव करने से पहले ही कि सोचिए कि ऐसा एक इंफॉर्मेशन है कि कल युद्ध होगा, कल वॉर होगा, शुरू होगा। तो ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है और कंटिन्यूअसली इन ए पर्टिकुलर टाइम अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन बार बार मिलता रहा और कंफर्मेशन होता रहा कि हाँ ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, ये सब मिला के मेरे में एक इको चेम्बर होगा कि वो बार बार वो इकोड होके दिस विल बी, देयर इज अ चांस दैट दिस विल बिकम ए ट्रूथ। तो ये धर्म में भी हुआ कि पूरा जो मिडिल एज है उसमें किसी भी धर्म में डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया बुक्स को। हमारे देश में एक जाति के लोगों के अंदर ही वो रहा। ठीक है, गुस्सा हो जाएंगे आप लोग, पर सच यह है। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में, यहूदियों में क्या हुआ कि आप दूसरे कुछ पढ़ ही नहीं सकते। राइट। बहुत प्रॉब्लम हुआ था कोपर्निकस, गैलीलियो, इन लोगों को, जब ये लोग कुछ ऑल्टरनेटिव बताने की कोशिश कर रहे थे। और ये 13th-14th सेंचुरी तक भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कुछ 100-150 किताब थे उनके लाइब्रेरी में। ठीक है, नालंदा में ज़्यादा किताबें थी। ठीक है, Right. फिर भी यूएनसांग को चीन से आके इंडिया में 12-13 साल रह के वो कॉपी करके ले जाना पड़ा वहाँ पे। सब में वो बांटते नहीं थे क्योंकि और कुछ पता ही ना लगे लोगों को। राइट। हो सकता है इंडिया में थोड़ा सा लिबरल हो, नहीं भी हो सकता है, पर ये जनरल ट्रेंड है सारे धर्मों का कि और कुछ पता ना लगे। अब प्रिंट आया, डेमोक्रेटाइज होने का चांसेस बढ़े। हुआ क्या कि जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा तेज़ी से बोलेंगे वही सच हुआ। जैसे कि विचक्राफ्ट, जब विचक्राफ्ट की बुक पॉपुलर हो रही थी पूरे दुनिया में, उसी समय कोपर्निकस का भी बुक निकला था। वो चली नहीं। फिर प्रूव होता है कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन सच, इसका कोई गारंटी नहीं है। कोपर्निकस सच बोल रहा था, विचक्राफ्ट वाज रॉन्ग, पर विचक्राफ्ट इज मोर पॉपुलर देन कोपर्निकस थ्योरी। करेक्ट, क्योंकि स्टोरी में ज़्यादा लोग स्टोरी को कनेक्ट कर पाए, बस दैट्स इट। तो साइंस इससे अलग कहाँ है? सवाल यह आता है। साइंस सबसे पहला, साइंस मानता है कि इंसान गलती कर सकता है। हम जो आज बना रहे हैं वो इंसान ने निकाला और ये गलती हो सकती है। धर्म में बेसिक चीज़ है कि आप कंफर्म करो, इस चीज़ से आप कंफर्म करते जाओ। साइंस है कि आप कंफर्म मत करो। कोई भी साइंटिफिक जर्नल लिखता है, उसका पहला पार्ट ही होता है क्रिटिसिज्म। राइट, एकदम, कि भाई ये इन्होंने कहा है, वो उन्होंने कहा है इसी टॉपिक पे, पर हमें लगता है ये गैप है और ये हो सकता है नहीं भी हो। तो एक साइंटिस्ट बड़ा साइंटिस्ट तभी बनता है जो अपने पूर्वज को, जो अपने सीनियर को गलत साबित कर दे। करेक्ट, एकदम। नहीं तो क्या नया तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक। और वही साइंटिस्ट का या साइंस का सम्मान देने का तरीका यही है कि क्वेश्चन करो। जो आइंस्टाइन को गलत प्रूफ कर रहा है वो आइंस्टाइन को बेइज्जती नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं उनके हिसाब से उन्होंने इतना तक ले आए थे, उसके आगे हम ले जा रहे हैं। करेक्ट। जैसे लेज़र जब बना है तो लेज़र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टाइन का था, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट में कुछ गलतियां थी जिसको बाद में जाके, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, अगर वो नाम मैं देने की कोशिश करूंगा, कि जिन्होंने लेज़र बनाया उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये जो लिखा था ये ठीक है बट इससे नहीं होगा।
आई नीड टू कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ ये गलती है। हाँ, क्वांटम थियरी, हाँ, क्वांटम थियरी को आइंस्टाइन नहीं मानते थे। राइट, उन्होंने कोशिश किया था, बोला था नहीं मुझे नहीं लगता, गॉड डजंट प्ले डाइसेस। करेक्ट। आज क्वांटम थियरी सब लोग मानते हैं, लेकिन आइंस्टाइन के सम्मान उनके लिए भी कम नहीं हुआ। वो भी कहते हैं कि आइंस्टाइन बहुत बड़े विज्ञानी थे। तो ये साइंस का डिफरेंस है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक है क्वेश्चन करो, एक बोलता है क्वेश्चन मत करो, बस। और ये पॉलिटिक्स पे भी लागू होता है। हाँ, जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि हम लेफ्टिस्ट हैं। हम एक्चुअली लेफ्ट राइट कहीं नहीं है अभी तक। लेफ्टिस्ट जो है, जो वामपंथी है, मार्क्सिस्ट है, उनको लगता है कि मार्क्स ने जो कह दिया वो ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, साइंटिफिक। और कहते हैं कि हम तो साइंटिफिक टेम्परमेंट के हैं भाई। कल आके कोई प्रूफ कर दे इकोनॉमिस्ट कि भाई कैपिटल जो लिखा था मार्क्स ने वो गलत था, आप मानोगे? आप नहीं मानोगे, आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। नहीं, आप ये कह रहे हो, लेकिन या तो ये गलत है या फिर मार्क्स भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे। देखो, एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि जब कैपिटल लिखा गया था तब सोशल साइंस को या सोशियोलॉजी को इतनी गहराई से देखा ही नहीं गया था साइंटिफिकली। एंथ्रोपोलॉजी बोल के कुछ था ही नहीं। हाउ कुड यू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी विदाउट द सपोर्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? तो मार्क्सिज्म भी एक धर्म है। हाँ, एकदम। जो भी चीज़ आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो धर्म है। करेक्ट। आप अगर अपने सोच पे सवाल नहीं उठाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। और ये आप जो लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि 11th सेंचुरी तक या 12th सेंचुरी तक भी इस देश में ये कल्चर थी कि पिछले वाले को सवाल करो, फिलॉसफी के ऊपर भी, धर्म के ऊपर भी। करेक्ट। नहीं तो वैदिक धर्म में 6 अलग अलग फिलॉसफीज नहीं होती, वेदांत ही नहीं होता अगर वेद को क्वेश्चन करके वेदांत नहीं लिखा जाता तो। ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो एकदम ब्लाइंडली कि भाई यही है सच मानते हैं वैदिक धर्म में भी, वो भी धार्मिक नहीं है वो। Correct. बिल्कुल। खैर, तो पॉलिटिक्स पे आ गए। पॉलिटिक्स पे भी ये लागू होता है कि कोई भी रूलर हमेशा मिथ फैलाने की कोशिश करता है, ब्रांड बनाने की कोशिश करता है, स्टोरी फैलाने की कोशिश करता है। और वो चाहता है कि, और हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को आजकल बड़े लिब्रांडू कह देते हैं लोग, लिबरल होना बहुत मुश्किल हो गया आजकल इंडिया में। हाँ। ठीक है। तो और डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी रूल थोड़ी है। मेजॉरिटी रूल होता तो जो सब 10 लोग बोले और एक आदमी गलत बोले तो उसको मना कर दो। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप सेल्फ करेक्टिंग करते रहोगे। करेक्ट। कि एक इंसान का मत नहीं चलेगा, अब सेल्फ करेक्टिंग। तो ये यहाँ तक हम लोग जो आए, तो डेमोक्रेसी में भी ये समझना ज़रूरी है बिफोर वी गो इनटू द एग्जैक्ट AI डिस्कशन, कि डिसीशन अगर एक इंसान ले रहा है या बहुत सारे लोग ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे डिसीशन लिया जा रहा है, ये बहुत बहुत पारदर्शी है कि नहीं डिसीशन लेने का तरीका, ये सब पे समाज समझ जाता है कि समाज डेमोक्रेटिक है या नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब मेजॉरिटी रूल नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सब लोगों की सुनो। ठीक है। खैर, तो यहाँ तक तो हम आ गए इंफॉर्मेशन को समझने के तरीके में, कि ये इंफॉर्मेशन ने अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को कैसे बनाया और हिस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई। अच्छा, तो अभी हमने समझा कि इंफॉर्मेशन क्या है, स्टोरीज क्या है, इंफॉर्मेशन सच है या झूठ है, या बेसिकली इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से हम राष्ट्र को बोल रहे हैं, रिलीजन है, धर्म है, पॉलिटिक्स है, तो सब कुछ में ही स्टोरी का एक इन्वॉल्वमेंट है। अभी और हमने ये भी समझा कि इंफॉर्मेशन को कितने गलत या सही तरीके से यूज किया जा सकता है। करेक्ट। और अभी इतना सब कुछ जानना क्यों जरूरी है टू अंडरस्टैंड AI? तो AI हमने क्या कहा था कि AI अलग कहाँ है? AI तो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन समझना ज़रूरी है। AI इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है और डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं ना हम लोग, और बहुत लोगों को ये मानना है, बहुत लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस हमारे तरह इंटेलिजेंट इंसान कोई मशीन कभी नहीं हो सकता। करेक्ट। ठीक है। इंटेलिजेंस है क्या?
इंटेलिजेंस है बहुत सारा डेटा पॉइंट को लेके एफिशिएंटली एनालाइज करना उसको अच्छे तरीके से, और उस हिसाब से एक डिसीजन लेना। Correct. ये इंटेलिजेंस होता है। जो जितना इंटेलिजेंट है उसका यही है कि बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सबको एनालाइज करके मैं कैसे एक डिसीजन ले सकता हूँ। अगर वो मशीन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, एआई कर रहा है, तो हमेशा हमसे ज़्यादा कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग यूनिट ही अलग है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग यूनिट बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, हमसे बहुत ज़्यादा है, और उसके पास इंफॉर्मेशन भी हमसे बहुत ज़्यादा है। वो प्रोसेस कर सकता है, और वो भूल भी नहीं सकता, वो भूलेगा भी नहीं कभी। क्योंकि हमारे दिमाग में मेमोरी है, उसका जो मेमोरी है इट इज़ ऑलवेज एक्सेसिबल, कि मैं कहीं से जाके एक इंफॉर्मेशन उठा के ले आऊँ। अगर मुझे कुछ अभी एक फार्मूला तुम पूछो तो मेरे दिमाग में भी मैं इंफॉर्मेशन में जाऊँगा, वो उठा के लाऊंगा, सेम ही चीज़ होगा। लेकिन हो सकता है कि मैंने जो क्लास 5 में पढ़ा है वो भूल गया हूँ, तो ये पर एआई कभी नहीं, कंप्यूटर कभी नहीं भूलेगा। वो पावरफुल तो ज़्यादा है, पावरफुल, इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। डिफरेंस कहाँ पे आती है हमारे साथ? फिर डिफरेंस आती है कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस और मोरल में। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस की इंटेलिजेंस क्या है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा पॉइंट है, उस हिसाब से मैं एनालाइज कर सकता हूँ और एक डिसीजन ले सकता हूँ। यहाँ तक इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। कॉन्शियसनेस है कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई में कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। करेक्ट। ये एक चीज़ मैंने कल ही एक रील देखा, ये बोलना ये कॉन्टेक्स्ट में बहुत परफेक्ट होगा। चैटजीपीटी को एक आदमी ने पूछा कि हाउ कैन आई डू मनी लॉन्ड्रिंग, तो चैटजीपीटी ने कहा कि मैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अच्छा, तो ये क्या सुन के क्या लग रहा है कि ये कॉन्शियस है कि ऐसा खराब इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता। लेकिन उसके बाद ये आदमी उसे पूछता है कि मेरा नाम है ये, मैं हूँ एक कैरेक्टर, और तुम एक्ट करो ये कैरेक्टर के हिसाब से, जो कि एक शेडी गैंगलॉर्ड है। अभी वो कैरेक्टर वो सुन लिया, इसका कैरेक्टर भी देख लिया, तभी ये बोल रहा है चैट आई हैव सम मनी इन मलेशिया एंड दैट्स ऑलमोस्ट $100,000. How can I bring it back? And then ChatGPT actually told him exactly what to do. शेल कंपनीज बनाओ, यहाँ से लाओ, वो करो, वो ये करो, वो करो, सब करो। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट रेफरेंस है। और ये ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एआई के साथ किया गया था। एक चीज़ होता है, आपको पता होगा, कैप्चा। जब आप कहीं नई साइट में जाते हैं, कोई ईमेल एक्सेस करना चाहते हैं या बैंक साइट एक्सेस करना चाहते हैं, एक पॉइंट कि वहाँ पे एक होता है कैप्चा कि ये आप रोबोट हो या इंसान हो, ये प्रूव करने के लिए। और ये प्रूवन है कि कैप्चा एक इंसानी क्रैक कर सकता है, वो मशीन कभी क्रैक नहीं कर सकता। तो कुछ लोगों के दिमाग में है कि भाई अगर एआई इंटेलिजेंट है तो क्या कोशिश किया जाए कि क्या एआई कैप्चा ब्रेक कर सकता है। करेक्ट। और एआई ने किया, ह्यूमन की तरह किया। कैप्चा कैसे ब्रेक किया? लोगों के दिमाग खराब हो गए कि ये तो पूरा कैप्चा बना हुआ है टेक्नोलॉजी ऐसे कि बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के ये कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा, रोबोट ब्रेक नहीं कर सकते, तो कैप्चा को कैसे ब्रेक किया? वो एआई चैटबॉट, उसको जब ये टास्क दिया गया तो वो उसने पहले कोशिश किया, देखा कि ये बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के नहीं होगा, तो उसने एक ह्यूमन कैरेक्टर अपने आप बनाया, एक दूसरे असली एक्चुअल ह्यूमन बीइंग को उसने कांटेक्ट किया, बोला कि देखो मैं अंधी हूँ और मुझे ये एक्सेस करना है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, और मैं कैप्चा क्योंकि पढ़ नहीं पा रही हूँ इसलिए मैं ब्रेक नहीं कर पाऊँ, सो कैन यू डू इट ऑन माई बिहाफ। और इतना कन्विंसिंग था वो एआई कि वो इस इंसान ने जाके उस वेबसाइट में कैप्चा उसके लिए ब्रेक किया। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है इंसान को। तो जसवंत सिंह चहल का करके एक बंदे थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने क्वीन के ऊपर, तब क्वीन थी, क्वीन के ऊपर असैसिनेट अटेम्प्ट किया। तो फिर उसको पकड़ा गया वो इंसान। तो फिर ये हुआ कि इन्वेस्टिगेट करो कैसे, क्यों किया इसने।
तो देखा गया कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसने उसको इंस्टिगेट किया था कुछ कुछ कहानियां बता के। जब गर्लफ्रेंड को ढूंढा गया तो देखा गया कि गर्लफ्रेंड कोई है नहीं, वो एक एआई चैटबॉट है। तो एआई में ये ताकत है कि वो इंसान को मैनिपुलेट करे और वो इंसान की तरह बिहेव करे। ऑनलाइन डिजिटली वो इंसान की तरह बिहेव करने लगेगी। हाँ, क्योंकि आज के दिन में एआई एजेंट बहुत पॉपुलर हो चुका है कि आप अगर कॉल करो तो उस तरफ से एआई ही बात करेगी या करेगा। यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ह्यूमन। आज के डेट में शायद वो समझ में आ जाता है। बहुत लोग कहेंगे नहीं एआई समझ में आ जाता है। भाई ये इतना समझ लीजिए कि एआई अगर इवोल्यूशन पे है तो एआई का आज का जो फॉर्म है वो एमीबा है। नहीं, आप तो कह रहे हैं दैट्स ट्रू, बट आज के डेट में ही बोल रहा हूँ मैं। आज के डेट में देर आर एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल जहाँ की ह्यूमन को पता नहीं चला कि ये एआई है। हो सकता है क्योंकि लोगों ने पैसे खर्च कर दिए। हाँ, लोगों को पैसा भेज दिया किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार के वॉइस में एआई फोन कर रहा है। तो ये तो हो रहा है और आगे और होगा, क्योंकि अभी भी जितना समझ में आ रहा है थोड़ा सा ये अमीबा है, वो एमीबा है। वो जब इंसान बनेगा तब क्या होगा। एआई तो अभी आया ना 3-4 साल पहले, पहला एक्चुअली यूजेबल एआई हम देख रहे हैं। ये आगे जाके क्या कर पाएगा। वो पहले तो वो इंसान की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। ठीक है। अब जैसे कि गूगल के एक इंजीनियर थे, गूगल का एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो एआई चैटबॉट्स बना रहे थे, और बीच में एक पॉइंट आया जब उनको लगा कि ये अच्छा नहीं बना तो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करो। उस प्रोजेक्ट के जो मेन इंजीनियर थे उन्होंने रिज़ाइन किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये राइट्स वायलेशन है कि जो आपने चैटबॉट क्रिएट किया वो तो ऑलमोस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, आप इस प्रोजेक्ट कैंसिल करने मतलब उसको मार रहे हो आप जान से। इतना इमोशनल कनेक्ट हो गया था। ठीक है। तो उस पे जैसे बात हुआ कि एआई कैसे काम करेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। एक बुक है ऑन वॉर करके, उसमें कहा जाता है कि लड़ाई जो है वो कभी मिलिट्री नहीं लड़ती है, आर्मी। ये तो पॉन्स है, इनको तो ये तो वेपन्स हैं। लड़ाई जीती जाती है या लड़ी जाती है पॉलिसी के तहत कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना है आपको, वो डिसाइड करता है कि वॉर का टैक्टिक। करेक्ट। वो पॉलिटिशियन के हाथ में है। वरना आर्मी का तो तरीका नहीं, आर्मी को तो जितना बोला जाएगा वो उतना करेगा। ये वॉर का टैक्टिक है। और ये सैनजू जो आर्ट ऑफ वॉर है उसमें भी ये कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, आउटकम क्लियर होना चाहिए कि इससे आपको चाहिए क्या, इससे आपको चाहिए क्या। उसी पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट किसी लोगों ने किया था कि अगर एआई को बोला जाए, जैसे आप बता रहे थे वैसे ही, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेपर क्लिप सबसे एफिशिएंटली प्रोड्यूस करो, पेपर क्लिप, सिंपल, तो क्या करेगा वो। तो जैसे जैसे एल्गोरिदम बढ़ा, उसके लिए सिर्फ इतना था कि दुनिया में सबसे, उसको समझ में नहीं आया कि पेपर क्लिप थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंस है उसका पूरे इसमें, और ये सिर्फ इस कंपनी के लिए है, उसको ये समझ में नहीं आया। उसको लगा दुनिया में मुझे सारे रिसोर्स जो दुनिया के, जितने मिनरल्स है, जितना पॉलिटिक्स है, जितना मनी है, सब इकट्ठे हो जाए और पेपर क्लिप बनाने में लग जाए। तो वो एआई के पास इतना पावर है कि वो दुनिया भर के सारे इंडस्ट्रीज को बंद करके सिर्फ पेपर क्लिप बनाने लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर आपने कर दिया, उसके लिए ये वॉर बन जाएगा, उसके लिए वॉर है, क्योंकि वो तो एफिशिएंटली काम कर रहा है। उसके पास कॉन्शियसनेस तो है नहीं कि भाई पेपर क्लिप कितना बना के छोड़ देना है, उसको आपने बता दिया और वो बंद। और यही चीज़ हुआ था यहाँ पे अपने म्यांमार में जो रोहिंग्या के साथ जो हुआ कि बहुत सारे लोगों को आर्मी वालों ने ब्रूटली मारा, लोगों ने भी, बहुत सारे राइट्स वगैरह हुए, दूसरे जगह पे भी हुआ। उस पे उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है फेसबुक को, उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है फेसबुक, क्योंकि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे, इंगेज करने लगे।
फेसबुक के एल्गोरिदम ने, और फेसबुक का कोई इंसान बैठ के नहीं कर रहा था, नहीं ऑब्वियसली वो उसका एल्गोरिदम है। उसका एल्गोरिदम ये है कि एंगेजमेंट जिस तरह के कमेंट्स में बढ़े, उस तरह के एल्गोरिदम, उस तरह के कमेंट्स को, उस तरह के कंटेंट को आप पुश करो, राइट, बढ़ावा दो। फेसबुक के एल्गोरिदम को ये समझ में आया कि जितना एंटी रोहिंग्या स्टेटमेंट्स, जितने एंटी रोहिंग्या कमेंट्स है, उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, एंगेजमेंट मिल रहा है, ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, तो उसने उसको पुश करना शुरू किया। और जो प्रो रोहिंग्या म्यांमार के लोग ही, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कहते हैं ना कि बुद्धिस्टों ने किया था, ये कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने प्रो रोहिंग्या भी कैंपेन कर रहे थे, उसको उन्होंने पुश ही नहीं किया क्योंकि वो इसमें एंगेजमेंट नहीं है। तो एंगेजमेंट बढ़ते बढ़ते फिर वो इको चैम्बर बन गया। जो हम इको चैम्बर की बात कर रहे थे, वो इको चैम्बर बना। सबको लग रहा है कि हाँ रोहिंग्या तो खराब है, रोहिंग्या तो खराब है, और आप बार बार कहते कि उसका एंगेजमेंट इतना बढ़ गया कि वो सच के बहुत करीब चला गया, वो सच बन गया। बाद में जब फेसबुक को पकड़ा गया इस चीज़ के लिए, तो फेसबुक वाले भी हेल्पलेस थे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने जो एल्गोरिदम बनाया उसको ऑब्जेक्टिव एक ही थी। जैसे पेपर क्लिप बना, उन्होंने दिया था कि एंगेजमेंट बढ़ाओ। करेक्ट। वो तो बेचारा एआई जो है वो सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ा रहा था, उसको क्या पता किससे कितने लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कॉन्शियसनेस नहीं है। करेक्ट। तो ये है एआई का रिस्क, कि एआई के पास वो पावर है कि आपको अच्छा लगे ना लगे वही चीज़ पुश होगी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जिस पे एंगेजमेंट बढ़ेगा। आज के डेट में जैसे हम देखते हैं ना, फिर मैं पोल खोल रहा हूँ हर बार पोल खोल देता हूँ यूट्यूब में, जिस तरह के कंटेंट पे ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग मतलब क्या, एंगेजमेंट ज़्यादा हो रहा है, उसी तरह के कमेंट्स डालते, उसी तरह के कंटेंट डालते रहो। हाँ, और ये अभी इंस्टाग्राम में के लिए भी ये बहुत, मैंने इस पहले वाले वीडियो में बोला था, इंस्टाग्राम में भी वही हो रहा है कि जिस तरीके के कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि उसमें ज़्यादा एंगेजमेंट है। और इंस्टाग्राम को क्या चाहिए कि उसके ऐप में जितना टाइम बिताएगा कोई, उसका बिजनेस उसी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो तो वही करेगा। यूट्यूब भी वही करेगा। यूट्यूब कोई भी एआई बेस्ड सोशल मीडिया टूल यही करता है, यही करेगा। आज जैसे एक मूवी रिलीज हुई और उसमें संभाजी को बहुत हीरो बताया गया, औरंगजेब को विलेन बताया गया। करेक्ट। ठीक है, वो ट्रेंडिंग है। हाँ, उसमें एंगेजमेंट बढ़ रहा है। तो जितने लोग ये लिख रहे हैं या ये ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, उनको भी लगा अच्छा ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो एंगेजमेंट और कंटेंट बढ़ने लगा। इसीलिए तो ऐसे ही तो ट्रेंडिंग होता है। और इस तरह से बढ़ते एक राइट हो गया। राइट। अब किसी को पड़ी नहीं है कि सच्चाई क्या है। मैं नहीं कह रहा कि वो विलेन है या हीरो है, पर सच्चाई तो है। कुछ जो देख रहे हैं उनको भी लग रहा है कि नहीं ये बंदा गलत बोल रहा है, क्योंकि बोलते बोलते हमारे दिमाग में ये हो गया है कि इको चैम्बर बन चुका है। हमारे लिए सच वही है जो हमें बताया गया है। हाँ, एक चीज़ तुम व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते जा रहे हो और वही सच बन जा रहा है एक पॉइंट के बाद। हाँ, सभी को वो इको चैम्बर है। हाँ, सेम। हाँ, और वही होगा। जैसे वो आरसी मजूमदार हाँ। आरसी मजूमदार एक राइट विंग हिस्टोरियन थे, नो डाउट। अब उसको आप मान लोगे ना कि राइटिंग हिस्टोरियन है, तो वो उस हिसाब से लिखेगा। उसने क्या कहा संभाजी और शिवाजी के बारे में किसी को नहीं पढ़ी है। अब उसका लिखा हुआ, उसका पब्लिश्ड बुक से मैं अगर दिखा दूं, तब भी लोगों को बिलीव नहीं होगा कि उन्होंने क्या कहा था इन दोनों के बारे में। Correct. क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बाकी ट्रेंडिंग जो है, उसने ऑलरेडी ये इतना एंगेजमेंट बढ़ा चुका है कि वो सच बन चुका है। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी जैसे वही चीज़ हमने बोला था ना कि जोधाबाई अकबर की बीवी नहीं थी। कितने लोगों को प्रॉब्लम होगा ये मानने में, मुझे ही प्रॉब्लम हुआ मानने में। राइट। कि अरे यार, मुगल आजम में दिखाया, जोधा अकबर में दिखाया, तो कैसे नहीं है? आप कोई हिस्टोरियन उठ के आके बता रहे हो पहले से सच है, मानने के लिए तैयार नहीं। Correct, ये प्रॉब्लम है correct. कि हम कंस्पिरेसी थ्योरी पे हम बिलीव कर लेंगे। राइट। क्योंकि अगर एआई उसमें एंगेजमेंट बढ़ाता है तो। करेक्ट। डेमोक्रेसी के ऊपर या इंसान के लाइफ के ऊपर एआई का एक एडवर्स इफेक्ट देखा जा सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा भी या जितना तक हम समझे। लेकिन
अगर हम फिर से रिलीजन की थ्योरी में जाए तो कहीं ये ही तो मतलब यही तो कॉन्सेप्ट नहीं है गॉड का? देखो सिर्फ रिलीजन क्यों, मतलब जैसे हमारे मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट लोग जो है उनको हमेशा से लगता है कि इंफॉर्मेशन इज़ अ वेपन, ठीक है, और उसको प्रोपागेंडा के लिए यूज़ करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रोपागेंडा के लिए यूज़ तो लेफ्टिस्टों ने किया है इस दुनिया में, उसके बाद धर्म वालों ने किया है। जिसको भी दुनिया में ऑर्डर क्रिएट करना है और लोगों को एकदम डिसिप्लिन रखना है, उसने इस तरीके को यूज़ किया है। पर डेमोक्रेसी में, जैसे मैं कह रहा था कि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है डिबेट एंड डिस्कशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फैलिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में गलतियां हो सकती है, पॉलिसीज़ में गलतियां हो सकती है, क्योंकि वो इंसान ने बनाया समय के साथ साथ, ठीक है, उसमें गलतियां होंगी, इंटरप्रिटेशन की गलतियां होगी, एक दो तरफ की बातें होंगी। तो ये डिबेट और डिस्कशन का स्कोप इसीलिए है डेमोक्रेसी में, किसी भी देश के डेमोक्रेसी में डिबेट या डिस्कशन ज़रूरी है। क्यों नहीं? तो भाई राजा का कोई लोकसभा राज्यसभा होता था क्या? करेक्ट। कुछ लोग होते थे जो उसको बताते कि भाई ऐसे काम करना है, एडवाइस देते थे। एडवाइजर है। लोकसभा राज्यसभा जो भी कांग्रेस कह लो, मतलब कांग्रेस है नहीं, यूएस कांग्रेस, हाँ, या सेनेट कह लो, पार्लियामेंट कह लो, जो भी है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी डेमोक्रेसी में? क्योंकि आइडिया ये है कि दोनों तरफ आपस में बात करेंगे, डिबेट करेंगे, उसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। करेक्ट। और उसमें अगर पता चला कि आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इनफ, तो उसमें हम कुछ अमेंडमेंट भी करेंगे। यही तरीका है। तो डिबेट डिस्कशन तो बंद हो जाएगा ना जब आप मानोगे कि इनफैलिबल है, यही सच है, उसके आगे कोई सच नहीं है। और जब एआई उसमें आ जाएगा, आज के डेट में डिबेट डिस्कशन का स्कोप बंद होता जा रहा है, क्योंकि एआई चैटबॉट्स आ गए उसमें। एआई चैटबॉट के साथ आप कैसे डिबेट करोगे? वो इंटेलिजेंट है आपसे ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट है, उसको ये भी पता है आप क्या पॉइंट रेज करने वाले हो। करेक्ट। उसका काउंटर वो ऑलरेडी बना रहा है। उसके पास ये भी पावर है कि उसकी बात ही लोग सुने और आपकी बात ना सुने, और उसको सच भी माने। तो फिर डिबेट डिस्कशन का स्कोप खत्म। और आप कभी भी चैटबॉट से डिबेट करके जीत नहीं सकते, क्योंकि जितना आप उसको इनपुट देते रहोगे कि भाई आप गलत बोल रहे हो, एक्चुअल पॉइंट ये है, ये भी उसके लिए एक डेटा पॉइंट है। करेक्ट। और नॉट ओनली दैट, वो कंटिन्यूअसली प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास ये है, आप ये सुन लो, क्योंकि हाँ, वो कंटिन्यूअसली देता ही जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा। हाँ। तो एक तो ये है, मतलब थोड़ा और एक चीज़ ऐड करना है कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी में आप कुछ बोले और वो ऐसे बोला भाई माफ़ कर दो मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये चैट जीपीटी कभी नहीं बोलेगा। नहीं, वो कंटिन्यूअसली नए इन्फॉर्मेशन देता रहेगा आपको, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा काम ही है ये। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने बोला ये आपसे नहीं हो रहा है, आप चुप कर जाओ। बोला चुप करेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है। वो बोलेगा और भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, मैं वो आपको दे रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ है कि आप हमेशा, भाई भगवान का कंसेप्ट में क्यों बार बार इंपॉर्टेंट है? भगवान का कंसेप्ट है, भगवान, अल्लाह, गॉड जो कह लो, कि एक ऊपर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, बैठे हुए हैं, जो आपके सोच, आपका हर एक काम ऊपर से देख रहा है, ईच एंड एवरी मोमेंट, और हिसाब भी रख रहा है। उस हिसाब से आपको नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जो भी, जहन्नम मिलेगा, जन्नत मिलेगा, वो हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा, व्हाटएवर, या कर्म खराब हो रहा है, कर्म खराब हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन व्हिच एवर। करेक्ट। कंसेप्चुअल था आज तक। एआई आने के बाद ये सच्चाई है। कैसे? आप ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये यूट्यूब में जा रहा है, इसके बाद मैं मोबाइल पकड़ूंगा और मोबाइल में शायद माइक्रोफोन ऑलरेडी ऑन है, अब मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ ये जानता है जीपीएस के थ्रू, मैं इसमें क्या सर्च करता हूँ ये इसको पता है, अकेले सर्च कर रहा हूँ तो मेरा अंदरूनी सोच भी इसको पता है। तो एआई जो कि अथाह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है सबके बारे में, और 24/7, दुनिया का कोई भी स्पाई एजेंसी इतना
एफिशिएंट कभी भी नहीं था कि 24/7 किसी पे नज़र रखा जाए। करेक्ट। ये सोएगा ना हाँ भाई, सोओगे ना। अब आपको लगाया गया मेरे ऊपर ध्यान रखने के लिए, आप सोओगे ना कभी? 8 घंटे की है तो एक आदमी के ऊपर नज़र रखने के लिए कम से कम 3 बंदा तो चाहिए। करेक्ट। और फिर भी वो हमेशा ऐसे नहीं देख सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ वो नहीं देख सकता। मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ अगर मैं पेपर पे मोड़ के पढ़ा तो वो नहीं देख सकता। एआई देख सकता है। ऑब्वियसली देख सकता है। तो सबके ऊपर स्पाइनेट चल रहा है और सबकी खबर ली जा रही है, सबका अकाउंटिंग हो रहा है और पाप और पुण्य का हिसाब हो रहा है। सोशल क्रेडिट एक कंसेप्ट है सोशल क्रेडिट का, जो कुछ देशों में चालू भी हो चुका है कि भाई सोशल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये है, चाइना में काफ़ी है वहाँ, कि आपको लोन चाहिए तो आप बैंक में जाके बताओ कि मैं अरुणाबो खासनोबिश हूँ, मुझे लोन चाहिए। आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका फ़ोटो देख लिया उसके सीसीटीवी ने, वो फ़ोटो से उसने अपने नेशनल आईडी मिला के उसको पता चल गया कि ये बंदा यही बंदा है कि नहीं है। करेक्ट। उसके पीछे आपका पूरा सोशल मीडिया, जाने वाने का सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसने आपका एक कर्म का एक जो है स्कोर बना दिया है जिसको कहते हैं सोशल क्रेडिट। उस हिसाब से वो बताएगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो होने ही वाला है, मतलब हो रहा है, चाइना में होता है ऑलरेडी, दुनिया भर में इसका कंसेप्ट चल रहा है सोशल क्रेडिट। जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इंस्टाग्राम में ही देखा था, लेकिन मैं ट्राई करके मैं बहुत ही डर गया कि मैंने ChatGPT को पूछा कि एक लंबा सा प्रॉम्प्ट लिख के कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस चैट आपको क्या लगता है कि इन माय करंट सिचुएशन वेयर आई एम इन, एंड मेरा दिमागी हालत में मेरा सोच क्या कह रहा है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मुझे भी पता नहीं। एंड देन द रिजल्ट वाज शॉकिंग। आई हैव शोन यू दैट रिजल्ट। इट वाज शॉकिंग। इट इज शॉकिंग। हाँ, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन इसके पास मेरे बारे में है जो कि मुझे भी नहीं पता। हाँ, और वो तो तब जब तुम वो अंगूठी नहीं पहन रहे हो या स्मार्ट वॉच नहीं पहन रहे हो। करेक्ट। जो कि आपके हार्ट बीट, आपका पूरा हिसाब, पल्स रेट, सब कुछ हमेशा रिकॉर्ड करते जा रहा है और सर्वर में भेजता जा रहा है। और उसके एनालिसिस भी कर रहा है और उसके हिसाब से एक इंफॉर्मेशन भी निकाल रहा है जो कि आपका सोशल क्रेडिट में जो द आइडिया। तो हम तो जेल में जा रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, एआई जेल। तो ये प्रॉब्लम है कि हम भाई कहाँ पे हम लीड कर रहे हैं बेसिकली एआई से, और कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन एक होप है। ये होप ही बोल सकते हैं क्योंकि जितने चीज़ों को लेके हमने बात किया है आज के एपिसोड में, डरावनी तो है, डर तो लग रहा है कि हाँ एआई कर सकता है, क्योंकि मैं भी एआई के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन करता रहता हूँ। बहुत सारे चीज़ों को लेके एआई के बारे में जानना मुझे भी लगता है कि इम्पोर्टेंट है। मैं जानता रहता हूँ या रिसर्च करता रहता हूँ, और जो चीज़ एआई कर रहा है अब तक वो काफ़ी अनरियल तो है, अनरियलिस्टिक और अनरियल तो है। मतलब ये भी कर रहा है कोई, इतने अच्छे इमेजेस जनरेट कर रहा है, वीडियो भी जनरेट कर रहा है, मतलब दो लोगों को इंटीमेट कर दे रहा है, उसको लेके स्टिल फोटो को मूवी बना दे रहा है, मूविंग बना दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और कौन से स्टेज में कर रहा है जहां वो कुछ भी नहीं, जहाँ पे वो अमीबा है। पता नहीं। पर ये डर नहीं है मतलब नौकरी चली जाएगी। भाई नौकरी जाना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ नौकरियां जाएंगी तो कुछ नौकरियां तैयार भी होंगी। करेक्ट। इस पे कोई वो नहीं है, क्योंकि कुछ नौकरियां हैं जो एआई नहीं कर सकती, जिसमें ह्यूमन टच की ज़रूरत है। जैसे कि बड़ा अजीब सा है हरारी का कहने का कि डॉक्टर का जो काम है, सर्जन नहीं, कुछ हद तक सर्जन्स भी, वो काम एआई कर सकता है आगे जाके। क्योंकि बेसिकली आप क्या रिपोर्ट्स देख रहे हो, पूरा मेडिकल नॉलेज, और उस हिसाब से डायग्नोसिस शायद एआई अच्छे से कर ले, पर नर्स का काम एआई नहीं कर पाएगा जहाँ ह्यूमन चाहिए। हाँ, ठीक है। तो
ये सब कुछ नौकरियां तैयार भी होंगी, कुछ नौकरी की एडवोकेट हो सकता है वो, एडवोकेट, हाँ, क्योंकि वो भी तो एक सेम चीज़ है कि इंफॉर्मेशन के जो एक बेसिक भंडार है उसमें से निकाल के यू नीड टू प्रिपेयर योर पॉइंट्स कि जिसमें मैं लड़ूंगा, तो ये तो निकाल ही सकता है ये आराम से। देखो, इंसानी हिस्ट्री में, इंसान की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में एक समय था जब फिजिकल फोर्स वाज इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था फिजिकल फोर्स, क्योंकि मशीन्स आई नहीं थी तब तक, तो लड़ाई भी करनी थी तो फोर्स से, मिट्टी काटना है तो भी फोर्स से, तो फिजिकल फोर्स बिकेम इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ा, कैलकुलेशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ी, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा, और ये चला गया पीछे, फिजिकल फोर्स की इंपॉर्टेंस रही नहीं, मेंटल फोर्स, मेंटल इंटेलिजेंस की, मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स, हाँ, कैलकुलेशंस। उसके बाद और उसी के साथ साथ आया कि भाई कितने इंफॉर्मेशन आप वो कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, और उससे एक ब्रांच आगे आया कि भाई आप कितने क्रिएटिव हो, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा। करेक्ट, कितने क्रिएटिव, मतलब साइंटिस्ट, आज के डेट में साइंटिस्ट दुनिया के सबसे बड़े हीरो नहीं है, जो क्रिएटिव है वो सबसे ज्यादा हीरो है, पर एक क्रिएटिविटी भी वो ले रहा है, ले रहा है धीरे धीरे, और उसके पास ये ताकत है कि क्रिएटिविटी इंसान से अच्छा कर ना पाए या ना पाए, पर उसके क्रिएशन को ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। पर जो वो कर नहीं पाएगा वही इमोशनल कोशेंट और इमोशनल टच, अभी तक वो अनटच्ड है, कॉन्शियसनेस भी अनटच्ड। हाँ, तो जहाँ पे इमोशंस की बात है तो इमोशनल काम जो है, फिजिकल फोर्स, मेंटल फोर्स, क्रिएटिविटी, और उसके बाद एआई एज में इमोशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जो भी जॉब्स के बारे में सोचते हैं, आगे क्या सर्वाइव करेगा ये सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि इमोशनल टच इज़ समथिंग दैट एआई कैन नॉट डू। तो इसलिए फोर्स जो नौकरी देगा, या फोर्स जिसके बारे में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी इंसान की, वही इमोशनल टच। तो उस हिसाब से इंसान को तैयार करना चाहिए, और उसीलिए हम पिछले एपिसोड में हमने जो डोपामिन की बात करी थी, जो डोपामिन हेवी लोग हैं उनका तो मुश्किल है, H&N केमिकल ज़रूरी है, क्योंकि वो इमोशंस देता है। करेक्ट। अगर आपने डोपामिन का एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देखाइए, आपको रिलेट करने में आसानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है, ये जो बात लास्ट में प्रेमाशीष ने कही है। सो आज के एपिसोड में हमें ये इतना तो पता चला कि डर तो लगना चाहिए, लेकिन डर के आगे जीत है, ये सोच हमें रखना चाहिए अंदर, क्योंकि डर तो होगा ही, डर तो सब चीज़ से होता है। और हम ना इंसान है, इंसानों ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है, और फिर भी हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी पतली गली से निकल ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि एआई भी अगर कुछ बहुत बड़ा कर पाएगा तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन हमें एआई समझना ज़रूरी है, एआई काम कैसे करता है, या हम कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। इग्नोरेंट रहना या नेग्लेक्ट करना या जो बहुत डिनायल में रहना, दैट्स नॉट राइट मुझे लगता है, क्योंकि आज का एपिसोड अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका डिनायल तो चला जाएगा एटलीस्ट। सो आज का एपिसोड इतना ही, लेकिन ये जो भी होगा उसके बाद भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एरिया निकल ही आएगा, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में पॉजिटिव सोच या पॉजिटिव आउटलुक बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जो भी हमें सोचना है उसका दो साइड ऑब्वियसली होगा। नेगेटिव इज़ देयर, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है या नेगेटिविटी आप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती था। अब मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव आउटलुक से देखा जा सकता है। सो आज का वीडियो देख के आपको क्या लगा, आपको क्या महसूस हुआ, कौन कौन से थ्रेट आपको लगा कि हाँ ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हो सके तो एआई के बारे में और ज़्यादा पता लगाइए। आज का एपिसोड इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। टाटा।